नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक शक्ति की धारणा के बारे में बात करेंगे। शक्ति की धारणा के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। हमने आज तक जो शक्ति की धारणा का पूर्व में जो अध्ययन किया है, शक्ति की धारणा का जो पूर्व में अध्ययन किया है, हमने कौटिल्य को परिभाषा को समझा। कौटिल्य ने शक्ति की धारणा संबंधी क्या परिभाषा दी, कौटिल्य ने शक्ति की धारणा संबंधी क्या बात कही, इस बात को हमने समझने की कोशिश की। फिर हमने राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझा। फिर हमने राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा, शक्ति की धारणा दूसरा हमारा टॉपिक था राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा। ये पूर्व वाले वीडियो में हमने किया था कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा क्या है। फिर हमने किया शक्ति का अर्थ और व्याख्या, शक्ति का अर्थ और व्याख्या। इसमें हमने कुछ लेखों की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने किया शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। फिर हमारा था शक्ति का बल, प्रभाव एवं सत्ता से भेद। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था कि शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। फिर हमने शक्ति के स्रोतों की बात की, शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति के स्रोत। ये 5 टॉपिकों का अध्ययन हम इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था, इससे पूर्व वाले वीडियो में समझ लिया था। हमें आगे वाले टॉपिक को चलने के लिए पहले वाले को देखना जरूरी है। देखो, हम बात कर रहे थे शक्ति की धारणा का। शक्ति की धारणा की हमने पूर्व में कौटिल्य की परिभाषा की बात की, राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा की बात की, शक्ति का अर्थ और व्याख्या की, शक्ति का बल, प्रभाव, सत्ता से भेद की बात की और शक्ति के स्रोत। आज जो हम अध्ययन करेंगे, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा है शक्ति के प्रकार। छठा टॉपिक है शक्ति के प्रकार। शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। शक्ति कई प्रकार की होती है, हिंदी के अनुसार नाना रूपीण होती है, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के प्रकार के संबंध में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग विचारधाराएं दी है। गोल्डहैमर एडवर्ड्स ने कहा है कि एक व्यक्ति को शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में शक्ति की परिभाषा है, उसको हम 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार में जो वर्तमान में परिवर्तन की धारणा है, उसमें हम शक्ति को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकार की बात कर सकते हैं। जिसमें आता है हमारा बल, जिसमें हमारा आता है बल, प्रभुत्व और चातुर्य। शक्ति का जो प्रकार है उसे हम 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल का प्रयोग, शक्तिशाली व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जा सकता है जिस समय अधिंश व्यक्तियों के व्यवहार की भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है, उस स्थिति को हम बल कह सकते हैं। जब शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है, अपनी इच्छा से किसी के व्यवहार को, एक तो क्या अपनी इच्छा से क्या करता है, भौतिक शक्ति को प्रभावित करता है। जब भौतिक शक्ति को प्रभावित करता है तो क्या होता है, बल।
भौतिक शक्ति को प्रभावित करता है तो क्या होता है? बल। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वह बल कहा जाएगा। और जब वह व्यवहार से प्रभावित करता है, जब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उसके व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसे प्रभुत्व कहते हैं। अगर व्यवहार उसे प्रभावित करता है तो प्रभुत्व कहते हैं। यानी भौतिक शक्ति से प्रभावित करता है तो बल कहते हैं, व्यवहार से प्रभावित करता है तो प्रभुत्व कहते हैं। चातुर्य दूसरे को व्यवहारित करने का एक तरीका है जिसके द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिशाली व्यक्ति उसमें आखिर क्या चाहता है। तो अंतिम प्रक्रिया में जो हमारा चातुर्य प्रक्रिया है, इसमें त्रिकोण और प्रतीकों के प्रयोग को करने की प्रणाली चलाई जाती है। त्रिकोण और प्रतीकों की प्रणाली को जिसमें उपयोग करता है, त्रिकोण और प्रतीकों की प्रणाली से अपनी शक्ति को प्रभावित करता है तो वह शक्ति क्या होगी? चातुर्य। तो शक्ति के प्रकार को हम 3 भागों में कर सकते हैं। बल, जिससे उच्च अधिकारी अधीनस्थ व्यक्ति को भौतिक शक्ति से प्रभावित करता है। प्रभुत्व, जिसमें उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को व्यवहार से प्रभावित करता है। चातुर्य, जिसमें वह यह नहीं बताता वो किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, सिर्फ त्रिकोण और प्रतीकों से उस शक्ति को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है तो उसे वह सत्ता कहता है जिसमें व्यक्ति अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, अधिकार पूर्व माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहा जाता है। औचित्य, जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेबर दमन का सहारा लेता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार बताए। अब वेबर की हम शक्ति के प्रकारों में वेबर की औचित्यपूर्ण शक्ति की बात करते हैं। औचित्यपूर्ण शक्ति किसकी है? वेबर की। मैक्स वेबर की औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति हम किसे कहते हैं? जब उसे सत्ता करता है जिसे व्यक्ति को अधीनस्थ व्यक्तियों को स्वीकार किया जाता है, अधिकार पूर्वक माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेबर दमन कहता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 रूप बताए। 3 रूप वेबर ने कौन कौन से बताए? कानूनी, एक तो कानूनी, दूसरा परंपरागत और तीसरा क्रिस्माई। देखिए, शुरू में हम शक्ति के प्रकार को 3 रूपों में कर सकते हैं, बल, प्रभुत्व, चातुर्य। फिर हम औचित्यपूर्णता की बात करते हैं जो वेबर ने किया है। वेबर ने कहा जो औचित्य है जिसका तो औचित्यपूर्ण सत्ता है तो औचित्य शक्ति कहते हैं, जिसमें औचित्य नहीं है उसे हम दमन कहेंगे। इसी प्रकार वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए, कानूनी, परंपरागत और अधीनस्थायी। जब अधीनस्थ लोग शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्देशित कानून, शक्तिशाली व्यक्ति उसके द्वारा गए निर्दिष्ट कानूनों, निर्देशों या डिक्रियों को वैधानिक में विश्वास करते हैं। जब अधीनस्थ कर्मचारी ऊपर वाले व्यक्तियों की शक्ति, कानून और निर्देशों को कानून में विश्वास करता है तो हम उसे औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। ऐसी शक्ति कानूनी शक्ति कहलाती है। जब शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा प्रसारित आदर्शों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाता है अथवा परंपरा के कारण वह शक्ति का प्रयोग करे तो इसे हम औचित्यपूर्ण शक्ति या परंपरागत कहते हैं। देखियो, जब कानून के अनुसार मान्य है तो कानूनी, जो परंपरा के अनुसार है तो परंपरागत। तीसरे, जब औचित्यपूर्ण शक्ति का आधार शक्तिशाली व्यक्ति के गुणों के प्रति भक्ति होती है, जब शक्तिशाली व्यक्ति को अधीनस्थ व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति पे भक्ति करता है तो उसे हम करिश्माई शक्ति कही जाती है। करिश्माई शक्ति औचित्यपूर्ण के अतिरिक्त अनुयायियों के अनेक नेताओं की विशेषता प्राय अद्वितीय प्रतीत होती है और उसे सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पण कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल के अधिकांश वर्षों में 1971 के वर्षों में श्रीमती गांधी की भारतीय जनता पर करिश्माई शक्ति कही जा सकती है। इसी प्रकार
वाइटस्टेड ने भी शक्ति के कई प्रकार बताए। वाइटस्टेड के अनुसार शक्ति का पहला प्रकार है प्रच्छन्न, पहला प्रकार है वाइटस्टेड के अनुसार पहला प्रकार है प्रच्छन्न, वाइटस्टेड के अनुसार वाइटस्टेड ने भी शक्ति के ये कई प्रकारों के वर्णन किया है। उसमें पहला है प्रच्छन्न, पहला है प्रच्छन्न, पहला है पचहत्तर। पचहत्तर शक्ति किसे कहते हैं? पचहत्तर शक्ति हम टैलेंट को कहते हैं। दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति को अदृश्य शक्ति को प्रसन्न शक्ति कहा जा सकता है। उसका प्रकट रूप अभिव्यक्ति के रूप में होने से सत्ता, बल और आदि कहा जाएगा। दूसरा है दमनात्मक शक्ति, दूसरा है दमनात्मक शक्ति, दमनात्मक शक्ति। दमनात्मक शक्ति हम उसे कहते हैं जिस दृष्टि में दमन किया जाता है, जो दमन की दृष्टि से शक्ति की जाती है वो दमन, जिसमें दमन नहीं होता अदमनात्मक। इसी प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक, वाइटस्टेड के अनुसार तीसरा है औपचारिक व अनौपचारिक, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक दृष्टि से जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, और अनौपचारिक दृष्टि से जो प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक। चौथा हमारा आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसमें उच्च अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और अधीनस्थों द्वारा प्रयोग करवाता है तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जा सकता है। इस प्रकार हमने शक्ति के कई प्रकारों की बात की। शक्ति के प्रकारों में हमने शुरू के जो विभिन्न लेखों अलग अलग बताई, बल, प्रभुत्व, चातुर्य, फिर हमने औचित्यपूर्ण की बात की, कानूनी, परंपरागत और त्रिस्माई, फिर वाइटस्टेड के अनुसार क्या तो प्रच्छन्न, दमनात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। इस प्रकार से हमने शक्ति के प्रयोग की, शक्ति के प्रकार की बात की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्ति का प्रयोग और सीमाएं। शक्ति का प्रयोग अर्थात सीमाएं, अर्थात सीमाएं। शक्ति कहां तक प्रयोग की जाए, शक्ति को कहां तक प्रयोग में लिया जाए, ये शक्ति के प्रयोग की सीमाएं होती है। ये शक्ति के प्रयोग की सीमाएं हैं कि शक्ति को हम अधिकतम कहां तक प्रयोग में ले सकते हैं या उसकी सीमा कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम शक्ति का प्रयोग असीमित दृष्टि से कर लें। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रियों तथा साधनों के आधार पर किया जाता है। कौन से साधन शास्त्री है, कौन से साधन है जिनके द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर 1 इसका तरीका है पुरस्कार, पुरस्कार द्वारा शक्ति का प्रयोग। दूसरा है दंड, दंड द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हैं, दंड द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा है आर्थिक लाभ देना, आर्थिक लाभ देना अर्थात रोकना। दोनों स्थितियों में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों शक्ति की सीमाएं हैं कि हम जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है वह किसी व्यक्ति को पुरस्कार देकर उससे कार्य को प्रभावित करता है, उससे दंड देकर प्रभावित करता है, उसको आर्थिक लाभ देकर प्रभावित करता है, या फिर उसके फाइन लगा दिया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है, आर्थिक लाभ रोक दिया जाता है। इन साधनों की मात्रा तथा प्रकार देश, काल और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती है। हमें किसी अलग अलग देशों के अलग अलग समय को अलग अलग कि हमें कितना पुरस्कार देना है, कितना दंड देना है, कितना लाभ देना है, कितना लाभ कम करना है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई,
जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण, अपमान, इसमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था शक्ति का प्रयोग देते हुए धमकी, प्रलोभन में भी किसी को आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कांग्रेस सदस्यों तथा उनके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देते हैं अथवा विशेष सम्मेलन बुलाते हैं या जनता से सीधे अपील करने की बात कहता है। विधेयक विशेष निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने से दूसरा साधन अपनाया जा सकता है, यानी चारों जो अपने साधन है इनमें एक साधन असफल हो जाता है, दूसरा अपनाया जाता है। सामान्यतः शक्ति के प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी असफलता भी हो सकती है। राजनीति विज्ञान में शक्ति के दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के अनुसार शक्ति का दृष्टिकोण क्या है? राजनीति विज्ञान का मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार, राजनीति विज्ञान के विचारकों के अनुसार शक्ति का दृष्टिकोण क्या है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि शक्ति किसके हाथ में, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। इसी कारण वर्तमान समय में राजनीति विचारक राज्य के विचार के अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा को व्यक्त करने में रुचि ले रहा है। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक अनुसंधान का अर्थ है। इसका स्पष्ट लाभ है कि यह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्रिया को समझा जा सकता है, लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचार को राजनीतिक अध्ययन में रुचि स्थान प्राप्त होना था। प्राचीन काल में शक्ति की धारणा को असीमित या निर्कुल शक्ति में संबंध समझा जाता था। इसी कारण इसके प्रति संदेह उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक है। अब शक्ति के धारणा को महत्व और लोकप्रियता को देखते हुए कई लेखकों ने अपनी परिभाषा दी, जिसमें हम आता है जॉर्ज कैटलिन के विचार। नंबर 1 आता है जॉर्ज कैटलिन के विचार, जॉर्ज कैटलिन के विचार। दूसरा आता है लासवेल के विचार, लासवेल के विचार। जॉर्ज कैटलिन के विचार, लासवेल के विचार, और ये दो विचार इसकी जो शक्ति के राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की धारणा को स्पष्ट करते हैं। जॉर्ज कैटलिन का विचार यह है, कैटलिन महोदय प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति को केंद्र मानकर व्यवस्थित सिद्धांत और संकल्पात्मक संरचना का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का प्राथमिक तत्व माना। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छाएं होती है। यही इच्छाएं उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है, और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति और संघर्ष के तत्व का उदय हो जाता है। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज में किस प्रकार नियंत्रित करती है अथवा व्यवस्था की स्थापना कैसे होती है, वरना इसकी समस्या का विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैटलिन के विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष से राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाता है, जो राजनीति विज्ञान को शेष विषय वस्तु को स्पष्ट हो जाती है। लासवेल महोदय का विचार यह है कि शक्ति का धारणा का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण लासवेल और कैटलिन की रचनाओं में मिलता है। कैटलिन, लासवेल दोनों विचार शक्ति पर जोर देने के संबंध में एकमत थे, लेकिन लासवेल राजनीति विज्ञान की कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखता है। इस प्रकार उसके निष्कर्ष कुछ भिन्न है। लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से शक्ति की प्रक्रिया नहीं है, वरना समाज के मूल्यों की स्थिति और बनावट को परिवर्तित अध्ययन। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति और मूल्य को अध्ययन किया जाना चाहिए, दोनों में परस्पर निर्भरता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। लासवेल महोदय ने अपनी किताब कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है में स्पष्ट किया कि राजनीति वर्ग के पास शक्ति होती है, उसका स्रोत क्या होता है, यह पुस्तक में मुख्य रूप से वर्णन किया गया, जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के केंद्र तक पहुंचते हैं, कायम रहते हैं, सुरक्षा, आय तथा आदर को प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार हमने शक्ति की अवधारणा को, शक्ति की धारणा को समझने की कोशिश की। शक्ति की धारणा को हमने सबसे पहले कौटिल्य की परिभाषाओं से समझा, फिर राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझा, फिर शक्ति के अर्थ और व्याख्या को समझा, फिर शक्ति का प्रभाव, बल और सत्ता से भेद स्पष्ट किया, समानताएं और असमानता की बात, फिर शक्ति के स्रोतों की बात, फिर हम शक्ति के प्रकार की बात करते हैं। शक्ति के प्रकार बल, प्रभुत्व और चातुर्य। फिर दो प्रकार के लेखों की बात की, वेबर और वाइसटर्न। वेबर ने शक्ति को 3 रूपों में बांटा, कानूनी, परंपरागत और करिश्माई। वाइसटर्न ने पक्षंद, दमनात्मक, औचित्यपूर्ण और औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। शक्ति के प्रयोग की सीमाएं किस प्रकार से, शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए चार प्रकार बताए गए: पुरस्कार, धन, आर्थिक लाभ देना या रोक देना। 8वां था राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण के लिए हम जॉर्ज कैटलिन को समझने की कोशिश की, लासवेल को समझने की कोशिश की। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल तक 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।